দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। यस मैम। तो देखो हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर क्या है पता है? डिवेंचर क्या होता है? कंपनी लॉ तो पढ़ते हो तुम। डिवेंचर आए वो वाला सुनते हो? हाँ, मतलब लोन है, ठीक है। लोन है कंपनी के लिए, क्या है? लोन है। और वैसे भी जो लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो, जिनका है उनको पता है, वहां तो डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो डिवेंचर तो लोन होता है, ठीक है। अब डिवेंचर कंपनी ही इशू कर सकता है, कोई आम इंसान इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लोन तो बैंक से ले सकते हैं, लेकिन डिवेंचर वाला लोन सिर्फ कंपनी इशू कर सकता है। और कंपनी जिनको डिवेंचर इशू करेगा और जो डिवेंचर परचेस करेंगे, उनको क्या बोला जाता है? कंपनी ने मान लो मार्केट में डिवेंचर इशू किया, जैसे शेयर इशू होता है वैसे डिवेंचर इशू होता है। तो जो डिवेंचर खरीदेंगे उनको क्या बोला जाएगा? डिवेंचर होल्डर, उनको बोला जाता है डिवेंचर होल्डर। ये सब लोग मान लो डिवेंचर खरीद रहे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे डिवेंचर होल्डर, ठीक है। अब इनको कैसे खरीदना होगा? नॉर्मल ये शेयर की तरह ही हम लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, स्टेपलेटर, स्टेपलेटर वही तो। तो देखो डिवेंचर होल्डर, अब इनको परचेस कैसे करना है? जो जितना सारा डिवेंचर परचेस करना चाहेगा, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू क्या हो जाएगा बोलो तो? कितने प्राइस से खरीदना पड़ेगा? जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही कितने प्राइस से खरीदना पड़ेगा? शेयर कौन से प्राइस से खरीदते हो? इशू प्राइस, करेक्ट। देखो ये सभी हो गया है, लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक जन दे रहा है, ठीक है। इशू प्राइस, अब इशू प्राइस क्या क्या हो सकता है? अब ये सब दोबारा दोबारा रिवीजन करोगे, 2 दिन पहले हुआ था। बोलो। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में ये भी इशू हो सकता है। अच्छा, अब शेयर इशू करके जब शेयर होल्डर बनते हैं, तो शेयर होल्डर वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड। तो डिवेंचर होल्डर वाले को क्या मिलता है पता है? इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी उनको क्या देती है? इंटरेस्ट। और वो भी कौन से रेट पे देती है? प्री डिटरमाइन रेट पे, ठीक है। प्री डिटरमाइंड रेट पे देती है। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब इशू के पहले डिसाइड करके कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो लगने वाला है, ठीक है। तो उस रेट पे कंपनी जो है उनको जो बोलेगी उसी बेसिस पे दे देगी। लेकिन इंटरेस्ट किस पे देगी? इशू प्राइस पे कि फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट ऑलवेज पे किस पे होता है? फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑलवेज, ठीक है। ये सब पॉइंट याद इसीलिए रखना है। एक तो इससे डिवेंचर का बेस क्रिएट होगा कि क्या होता है, ऊपर से जब कैलकुलेशन करोगे तो ये सारा चीज लगेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये पे जब होगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे तुम लोग बचपन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो सिंपल कंपाउंड, वैसे ही होगा। मतलब अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डिवेंचर। अब वो अमाउंट ऑफ डिवेंचर कैसे आएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू क्या हो जाएगा? अभी तो पता है नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें ना, तो फेस वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, ठीक है। अब ये टाइम कैसे हो सकता है? कंपनी कैसे, किस बेसिस पे, मतलब कितने गैप में इंटरेस्ट दे सकती है? कुछ भी दे सकती है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली, कुछ भी दे सकती है। ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, यानी 6 मंथ्स के गैप में, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो भी करना है कंपनी को पहले से बताना पड़ेगा कि हम लोग इस तरीके का स्कीम ला रहे हैं, ठीक है। और कंपनी को इसके साथ साथ और एक चीज भी बताना पड़ेगा, रिडेम्पशन कब होगा। रिडेम्पशन मतलब किसी से लोन लिए तो उसे तो रीपे करना पड़ेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेड, ठीक है। अब रीपेड का क्या बताना पड़ेगा? एक तो टाइम बताना पड़ेगा कि कितने दिन बाद रीपे करेंगे। दूसरा जो है मोड बताना पड़ेगा। मोड का मतलब
कैसे पे करने वाले? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे पार पे करने वाले हैं, प्रीमियम पे करने वाले। नॉर्मली डिस्काउंट पे नहीं होगा, कोई डिस्काउंट पे लेगा? बोलो किसी ने 100 रुपए दिया कंपनी को, वापस 90 रुपीज नॉर्मली नहीं होता, या तो पार या तो प्रीमियम। अब तुम लोग ये मत सोचो कि पार पे बेनिफिट क्या हुआ, इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना। कंपनी को हम लोगों ने 100 रुपए दिया, कंपनी ने वापस 100 रुपए किया, वो तो रीपे ऑफ लोन हुआ, लेकिन इस बीच में जो इंटरेस्ट है वो तो चलता जाएगा, ऐसा नहीं कि गेन नहीं होता है। हाँ, अगर कंपनी रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करेगी तो और ज्यादा गेन होगा। मान लो 100 रुपीज का 1 साल का इंटरेस्ट मिला 10 रुपीज, उसके बाद रिडीम कर दिया कंपनी ने, और कंपनी ने बोला हम 100 ही देंगे, ठीक है चलेगा, उसमें हमें 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। और कंपनी अगर बोलेगी कि हम 110 पे रिडीम करेंगे तो फिर 10 रुपीज का एक्स्ट्रा और हुआ, मतलब टोटल 20 रुपीज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब ये चीज तो दिमाग में एक बार आना चाहिए कि कंपनी लोन तो बैंक से भी ले सकती है, कंपनी के पास लोन लेने के लिए बैंक भी तो है, लोन ही तो दे रही है पब्लिक को, तो फिर बैंक से नहीं लेके ये पब्लिक के पीछे क्यों भाग रही है कंपनी? क्या लगता है? बैंक भी तो लोन देगा कंपनी को, क्यों नहीं देगा? इंटरेस्ट, हाँ तो इंटरेस्ट रेट क्या मतलब? इंटरेस्ट रेट सही बोल रहे हो, मतलब क्या होगा इंटरेस्ट? बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है, और ऊपर से अगर कंपनी नया है ना तो इतना जल्दी लोन जो है वो मिलता भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा पुराना होता है, दिखाना पड़ेगा ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट वगैरह तो ही लोन मिलता है। ऐसे ही कोई जाके लोन बोलेगा थोड़ी ना, इंडिविजुअल पर्सन भी लोन मांगने जाएगा तो पहले तो उसका इनकम देखेगा, अगर बिजनेस है तो वैसा देखेगा, अगर सैलरीड पर्सन है तो वैसा देखेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। तो बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या है? ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए कंपनी बैंक को अप्रोच नहीं करके वो पब्लिक को अप्रोच कर रही है। तो पब्लिक का क्या बेनिफिट है? पब्लिक भी तो चाहे तो बैंक में पैसा रख सकती है, चाहे क्या, सब कोई रखता ही है, क्योंकि वो तो सबसे सेफ मोड है, रखना ही पड़ता है आज के डेट में, क्योंकि बैंक में अपना अकाउंट खोलना तो मैंडेटरी है। अगर हम लोग जो भी देश के सिटीजन जो भी होते हैं, सभी का बैंक अकाउंट होना तो जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो आजकल प्रूव है ना, बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। तो फिर इनका क्या फायदा है? इनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बैंक में एफडी करो या जो भी करो उसमें हम लोग का क्या होगा, उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन रिस्क क्या है? हाई है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद भी हो सकती है, स्टेपलर लगा। बैंक कंपनी क्या हो सकती है? लिक्विडेट में जा सकती है, लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं होता है नॉर्मली हमारे देश में। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, छोड़ो, लेकिन क्या है कि बैंक जो है नॉर्मली पैसा डूबता नहीं है, बैंक में पैसा रखने से बैंक को कोई इशू भी होता है तो बैंक जो है पब्लिक का पैसा ऑब्वियसली रिटर्न कर देती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पब्लिक जो है वो बैंक में पैसा रखने से उनको रिटर्न क्या मिलेगा? कम मिलेगा, इसीलिए वो कंपनी में रख सकती है। लेकिन एक चीज तो है, कंपनी में रखने से क्या हो जाएगा? रिस्क हाई, और लाइफ में रिस्क ज्यादा लेने से रिटर्न भी क्या होता है? हाई होता है, ठीक है, रिस्क ज्यादा लेने से रिटर्न भी हाई होगा। और अगर हम लोग रिस्क कम लेंगे तो फिर बैंक में रखेंगे, ठीक है, अगर हमें डर लगता है तो रिस्क अगर कम हो जाएगा तो रिटर्न भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिटर्न भी हम लोग का कम होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज भी होता है कि कंपनी ये अपना क्या बना रही है पता है? ये शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके अपना क्या बना रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, कंपनी अपना क्या बना रही है? कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी कैसे बना रही है? इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके, और इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके, ठीक है, शेयर इशू करके और डिवेंचर इशू करके कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है। अब दोनों चीजें ना करना चाहिए। अब वो कितना करना चाहिए? वो जब इंटर में जो लोग हैं उनको तो पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग पढ़ते हो, और जिन जो लोग इंटर जाओगे वहां पर देखना एफएम में ये सब्जेक्ट रहता है, जहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे अगर डिवेंचर इशू करेंगे तो हमारा कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, ठीक है, इस कैपिटल को रेज करने का कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। और अगर शेयर इशू करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होता है? डिविडेंड,
ठीक है, हमें डिविडेंड जो है बियर करना पड़ेगा। अब देखो हमें ये जो है एनालिसिस ना कि हम लोग डिवेंचर इशू ज्यादा करें कि शेयर करें, मिक्स्ड अप करें, कितना करें नहीं करें, वो जो है एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका एनालिसिस पढ़ाया जाता है कि कैसे करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा हमें ज्यादा करना चाहिए, कौन सा कम, कौन सी कंपनी के लिए क्या बेटर होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी बना रही है। अब देखो यहाँ पर और एक बेनिफिट भी होता है कंपनी को डिवेंचर इशू करने का। डिवेंचर को कहाँ दिखा सकते हैं बोलो तो, कहाँ चार्ज करेंगे डिवेंचर के इंटरेस्ट को? पीएल। ठीक है, पीएल में हम लोग दिखाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट मेरा क्या दिखेगा? कम दिखेगा। अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाते तो नेट प्रॉफिट उतने अमाउंट से एटलीस्ट ज्यादा दिखता, तो हमें मिलेगा टैक्स बेनिफिट। और पीएल एप्रो में क्या चार्ज किया जाता है? डिविडेंड। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि पार्टनरशिप में, जिनका पार्टनरशिप है उन्होंने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पर हम लोग जब डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड टू शेयर होल्डर बोल के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पीएल है ये मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग जो दिखाते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का खर्चा है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन जो डिविडेंड का केस है उसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को दे, अगर बाई चांस बिजनेस में लॉस हुआ तो अगर हम लोग उनको क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वही होते हैं बिजनेस के ट्रू ओनर। ठीक है, तो ये कुछ चीज हमें समझ में आना चाहिए कि डिवेंचर इसी वजह से कंपनी इशू करती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। देखो यहाँ पर डिवेंचर जो है वो कलर अच्छा, ठीक है, डिवेंचर देखो हमारा सिंपल डिवेंचर हो सकता है, सिंपल और नेकेड कैरिंग नो चार्ज ऑन एसेट, और मॉर्गेज डिवेंचर कैरिंग आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल और सम ऑफ ऑन सम और ऑल ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब बताते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। डिवेंचर जब हम लोग इशू करेंगे, लोन है तो लोन हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉर्गेज वाला लोन कर सकते हैं या बिना मॉर्गेज वाला। जो मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब क्या हो गया? कुछ चीज रख के, गिरवी रख के हम लोग जब लोन लेते हैं तो मॉर्गेज करने से उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, और अगर बिना मॉर्गेज वाला डिवेंचर हुआ उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल और नेकेड। तो मॉर्गेज करने का फायदा क्या है? मान लो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया मॉर्गेज रख के, तो अगर कंपनी बाई चांस इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, लोन रीपे नहीं कर पा रही है, तो वो डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं? वो सारे एसेट को बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है मान लो कंपनी के पास आज लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्सचर है, या कोई और एक दो फिक्स्ड एसेट है, फ्यूचर में कंपनी और भी कुछ फिक्स्ड एसेट खरीद सकती है। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि अभी जो अवेलेबल है कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट जिसको मॉर्गेज रखा गया है वो तो मॉर्गेज होगा ही होगा, और फ्यूचर में अगर इसमें कोई एसेट एडिशन होता है, ठीक है, तो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो चार्ज के अंडर आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, मतलब ऐसा चार्ज जो फ्लोट कर रहा है। तो जो है एसेट उस पे तो लगेगा ही, फ्यूचर में अगर कोई एसेट परचेस होगा तो उस पे भी क्या लग जाएगा? चार्ज, मतलब ऑटोमेटिकली वो भी मॉर्गेज के अंडर आ जाएगा। ऐसे मॉर्गेज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, नहीं कैसे बेचेगा? अगर आज तुम अपना कोई चीज मॉर्गेज रख के बैंक में ही लोन लो ना, कैसे बेच दोगे? नहीं बेच सकते, यूज कर सकते हो, तुम्हारा पोजीशन रहेगा, लेकिन ओनरशिप जो है वो भी रहेगा, लेकिन सेल नहीं कर सकते। कैसे सेल करेंगे? क्योंकि सेल करने से तो वो तो इलीगल हो गया, नहीं होता है। जैसे नॉर्मली जो इंटरेस्ट का काम करते हैं, देखोगे बहुत ऐसे नॉर्मल लोग भी करते हैं कि किसी को जरूरत हुआ सोने का चीज ले जाके गिरवी रख दिया, वो तो उसके घर पे रहता है। चलो लैंड बिल्डिंग तो उठा के बैंक अपने पास लेके नहीं जा सकता है कि उठा के लेके चला गया, तो लैंड बिल्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पे हमारा सेल करने का कोई अधिकार नहीं होता, यूज करने का होता है। ऐसा थोड़ी कि मॉर्गेज रख दिया तो यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते। हाँ, क्यों नहीं लिखा होगा? लिखा हुआ तो होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे प्रूव होगा? वही देखो यहाँ पर
डिवेंचर जो है उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। इसमें डिवेंचर इशू करने से कंपनी को अपना सील यानी जो स्टैंप है वो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑथराइज नहीं होता है, ठीक है। और रीपेमेंट कैसे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वो सब भी बताना पड़ेगा, जो अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला ना कि किस तरीके से रीपे होगा, किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। ये देखो चार्ज, चार्ज का मतलब बता दिया है, एनी कोई भी एक या फिर एंटायर एसेट ऑफ द कंपनी पे चार्ज हो सकता है। वो तो कंपनी का डिसीजन है कि कंपनी कितना मॉर्गेज रख रही है, और एक्चुअली वो लोन के वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि कितने का लोन है और हमें कितना एसेट मॉर्गेज रखना है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि ये लेकिन चार्ज यानी मॉर्गेज तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हम लोग उस मॉर्गेज पेपर को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर नहीं करवाएंगे। ऐसे ओरली बोलने से कोई काम नहीं होता है, बिकॉज आज के डेट पे जो है इंसान का तो कोई भरोसा है नहीं, तो इसीलिए कोई भी इंसान, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना रिटन डॉक्यूमेंट के कुछ भी नहीं मानेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो और एक चीज भी होता है, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है कंपनी को ट्रस्टीशिप बनाना पड़ता है। अब ये ट्रस्टीशिप क्या होता है, ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि कंपनी के ही कुछ मेंबर होते हैं जिनको जो ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो ये ट्रस्ट जो है ये एक्चुअली डिवेंचर होल्डर और जो कंपनी के बीच के मीडिएटर की तरह काम करेंगे, ट्रस्टी मेंबर, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है, इनका काम है डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्शन देना। मतलब प्रोटेक्शन यानी इनके साथ कुछ अन्याय ना हो। क्या हो सकता है, मे भी कंपनी ने बोल तो दिया मॉर्गेज, अब सबको तो सब रूल्स पता नहीं, किसी के पास सरप्लस है वो डिवेंचर खरीद लिया। अब अगर कंपनी बाई चांस मॉर्गेज नहीं करवा रही है और बोल रही है कि हम करवा दिए, क्योंकि मॉर्गेज तो ओरली बोलने से होगा नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा करना पड़ेगा, तो जब तक इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा तब तक तो डिवेंचर होल्डर का कोई राइट्स जनरेट वैसे नहीं होगा रिटर्न। तो अब क्या हो सकता है कि कंपनी एक एक करके एसेट बेच रही है, लॉस में जा रही है, तो ये ट्रस्टी मेंबर जो है ना वो ये चीज नहीं करने देते, इसीलिए ट्रस्टीशिप बनाना जरूरी है। अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो एज ए कंपनी तो आपको ट्रस्टीशिप बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन इन केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर। स्पेशली अगर मॉर्गेज डिवेंचर इशू कर रहे हो तो ट्रस्टीशिप बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि कंपनी का जो देखो यहाँ पर और एक पॉइंट था, अच्छा डिवेंचर इंक्लूड करता है डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसका उतना जरूरी है। अच्छा, अब देखो डिवेंचर जो है हम लोग का सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, वो तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था। अब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बोल दिया वो लिखा हुआ है, डिवेंचर जो है कंपनी के लिए एक लोन है। डिवेंचर जो है उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट पहले से बता दिया जाता है जो है उतना, और प्रॉफिट हो या ना हो बिजनेस में हमें प्री डिटरमाइंड रेट पे इंटरेस्ट देते जाना पड़ेगा, ये सब बोला हुआ है, तो ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। अच्छा, हाँ obviously। अगर कंपनी के पास से चोरी हो जाएगा तो उसका ही लाइबिलिटी होगा। कंपनी मॉर्गेज रखा है, वो कंपनी का प्रॉब्लम है, कैसे देगा। अगर मैंने लोन लिया है, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, ठीक है, अब क्या होगा, तो बोलो कुछ दिन पहले तो बिल सब एक्सचेंज कर रहे हैं दोबारा से, तुम्हारे मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में देखे तो दोबारा, तो वहां पर एक चीज नहीं पड़े कि कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है, जितना मिला मिला, नहीं मिला बैड डेट। अगर कंपनी का सच में चोरी हो गया, वो तो आके इन्वेस्टिगेशन होता है हर एक चीज का, कोई मुंह से बोल दिया चोरी हो गया तो थोड़ा ना कोई मान लेगा चोरी हो गया। मैंने लोन लिया, हम बोल दी मेरा सब चोरी हो गया, बैंक मान लेगा, इतना आसान है। तो बैंक क्या बेवकूफ है, वो आके चेक करेगा। इंसॉल्वेंसी भी ऐसे कोई बोलने से नहीं होता है, कोर्ट डिक्लेयर करने से इंसॉल्वेंसी होता है, फिर पेपर में नाम लिखाना पड़ता है कि इस इंसान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे, इसके साथ आगे कोई एग्रीमेंट मत कीजिए, तब होता है। अच्छा, अब डिवेंचर शेयर में फर्क देखो, डिवेंचर क्या है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्या है, और शेयर होल्डर ओनर। डिवेंचर होल्डर का कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वोटिंग राइट्स कैसे होगा, ये लोग कैसे इंसान है कि प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे मेरा हिस्सा दो, तो फिर वोटिंग राइट्स क्यों मिले भाई। और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स, लेकिन कौन से वाले शेयर होल्डर को, इक्विटी, ठीक है। और जो है ये कंपनी को इसलिए कंट्रोल कर सकते क्योंकि वोटिंग राइट्स होगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो प्री डिटरमाइंड रेट पे दे दिया जाता है, ये मैंने पहले बोला। और डिविडेंड कैसे दिया जाता है, अगर प्रेफरेंस हुआ तो प्री डिटरमाइंड, और अगर इक्विटी हुआ तो जितना जिस बार होगा, कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी मैंने बताया। इंटरेस्ट देना डिवेंचर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन डिविडेंड देना क्या, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये पीएल में जाता है, ये पीएल एप्रो में जाता है। डिवेंचर कितने तरीके का होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। और शेयर दो तरीके का होता है, इक्विटी प्रेफरेंस, कभी अगर डिफरेंस पूछ लेता है कभी कभी तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर, और शेयर्स को कहाँ दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो शेयर कैपिटल होता है उसके अंडर दिखाते हैं, ठीक है। फिर डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिवेंचर, डिवेंचर जब इशू होता है ना तो कंपनी ऐसे भी इशू कर सकती है कि हम कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर वाले का लोन तो रीपे करना है, कंपनी बोलेगी कि हम 50% पे करेंगे, 50% का शेयर दे देंगे, ये पहले ही बोल देगी, अगर पसंद है तो लो, नहीं है तो मत लो, ठीक है। और शेयर में ऐसा नहीं होता है, कभी भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो ये नहीं बोलेगी कि इक्विटी शेयर को हम कन्वर्ट करके डिवेंचर बना दें, क्योंकि इक्विटी शेयर को कभी कोई डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करवाना चाहेगा, ठीक है, होता भी नहीं है। फिर डिवेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकते, जैसे कुछ दिन पहले शेयर पढ़ा हम लोगों ने, तो शेयर को फॉरफिट कब करते हैं बोलो, जब कोई पेमेंट नहीं देता है, फॉर नॉन पेमेंट, या फिर और क्या हो सकता है, अगर कोई एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा तो उसका भी कैंसिल, ठीक है। तो फॉरफिट हो सकता है शेयर का, डिवेंचर का नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है डिवेंचर होल्डर को मैच्योरिटी डेट पे अपना सारा पैसा वापस मिल जाता है रिडेम्पशन पे, लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ रिडेम्पशन होता है, नहीं। कब होता है बोलो तो एक बार, हाँ, लिक्विडेशन में, अगर कंपनी बंद हो रही है तो उनको मिलेगा, लेकिन लाइन पे लगना पड़ेगा, सबसे एंड पे वही खड़े होंगे, सबसे पहले कौन जाएगा, डिवेंचर, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी, ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया। लेकिन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बोल के एक टॉपिक होता है, वहां पर और भी लोगों का लाइन लगता है, जैसे कि वेजेस, लेबर, सैलरीड पर्सन, अनस्किल्ड, स्किल्ड, इस बेसिस पे पूरा डिवाइडेशन होता है। लेकिन अभी तुम लोग का जितना उसके हिसाब से अगर बोले तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर, बचा तो इक्विटी, उसके बाद बचा तो फिर सॉरी बचा तो प्रेफरेंस, उसके बाद इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को हमेशा लिक्विडेशन में शेयर होल्डर के पहले दिया जाता है, शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में दिया जाता है, ये देखो लिखा हुआ है, आफ्टर पेइंग डिवेंचर होल्डर ट्रेड पेबल एटसेट्रा, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये हम लोग का लिक्विडेशन में डिस्कस होता है। अब डिवेंचर का टाइप्स देखो, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड का मतलब क्या अभी बताया बोलो, मॉर्टगेज वाला डिवेंचर, और अनसिक्योर्ड का मतलब जिसमें मॉर्टगेज नहीं है, ठीक है। कन्वर्टेबल अभी बताया, बोलो कन्वर्टेबल मतलब, हाँ, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मली इक्विटी का ही बात होता है। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसपे कोई कन्वर्जन नहीं है, सीधा पेमेंट मिल जाएगा जब रिडेम्पशन होगा। रिडीमेबल, इरिडीमेबल का मतलब जिसका रिडेम्पशन पीरियड हमें पता है, जैसे कि मान लो 8 साल, 5 साल। लेकिन इरिडीमेबल शेयर्स भी होता है, सॉरी, इरिडीमेबल डिवेंचर भी होता है। इरिडीमेबल डिवेंचर का मतलब जिसको हम लोग लाइफ टाइम, मतलब कंपनी जब तक जिंदा है कंपनी रिडीम नहीं करेगी, कब रिडीम करेगी, अगर कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है तब। अब बोल रहे हैं नेगोशिएबिलिटी, इसके हिसाब से दो तरीके का होता है, रजिस्टर्ड और बियर। रजिस्टर्ड का मतलब जिस डिवेंचर के अगेंस्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब कंपनी के पास उस डिवेंचर होल्डर का नाम, ठीक है, एड्रेस, होल्डिंग कब हुआ था, ये सारी चीज का रिकॉर्डिंग है, और ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉर्मल बात है। देखो मेरे पास एक एसेट है जिसपे मेरा नाम ये सब रजिस्टर्ड है, तो क्या इजीली वो ट्रांसफरेबल होता है, नहीं। उसपे जो है क्या है, पूरा एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करने, जैसे कोई अपना घर बेचना चाहता है, घर का नाम उसका उसके नाम पे है, तो कोई ऐसे ही खरीद लेगा, वो पेपर देखेगा, फिर उसका जो है ट्रांसफर होता है, तो रजिस्टर करवाना पड़ता है दूसरे के नाम पे। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब जिसपे नाम वाम लिखा हुआ है और जो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। बियरर का मतलब जो है वो ट्रांसफर बाय डिलीवरी, मतलब ये जो है ना नेगोशिएबल जो है, इसका नेगोशिएबिलिटी कैसे है देखो, यहाँ पर बोल रहा है इजीली ट्रांसफरेबल, नो काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट इन कंपनी, कंपनी के पास ये रिकॉर्ड नहीं रहता है कि ये डिवेंचर किसके नाम का है। तो इसीलिए अगर मैंने एक कंपनी का एक डिवेंचर खरीद लिया लेकिन कंपनी के पास मेरा नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम चाहे तो तुम लोग को इजीली उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नाम रहेगा तो हम सेल करना चाहे तो भी तुम लोग को लेना नहीं चाहिए, पहला बात तुम सेल कर नहीं पाएंगे, अगर लेना है तो नाम को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर, ठीक है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दो तरीके का होता है, फर्स्ट मॉर्टगेज, सेकंड मॉर्टगेज, ऐसा डिवेंचर का नाम रहता है। फर्स्ट मॉर्टगेज मतलब पहले जिन डिवेंचर होल्डर को मॉर्टगेज दिया गया, सेकंड मतलब उसके बाद जिनको दिया गया। तो जब कंपनी बंद होगा या इंटरेस्ट पे होने का बात आएगा, सबसे पहले किसको दिया जाएगा,
ठीक है। अब मान लो मॉर्गेज में 4-5 चीज मॉर्गेज है, अब कंपनी लिक्विडेट में जा रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट मॉर्गेज वाले का रिलीज होगा, उनका एसेट बेचने का कोशिश करना है, उसके बाद कौन सा, सेकेंड मॉर्गेज। अच्छा, अब इशू ऑफ डिवेंचर देखो, डिवेंचर किस तरीके से इशू हो सकता है, मैंने बोला पार पे हो सकता है और रिडीम, यहाँ पर पार और एट डिस्काउंट दिया है, फिर भी डिस्काउंट दिया है, नॉर्मली प्रैक्टिकली तो होना नहीं चाहिए। अब देखो डिवेंचर इशू डिस्काउंट और कैसे होगा, रिडीम, पार और डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये तो अलग अलग केसेस है, हम लोग अभी देखेंगे कैसे होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, बोल रहा है कि अमूल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 50 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो देखा जो भी हम लोगों ने पढ़ा, कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है, प्रोस्पेक्टस में ये लिख रही है कितना डिवेंचर, कितना इंटरेस्ट, कितने साल बाद रिडीम होगा, सब चीज लिखना पड़ता है। ये देखो, हम लोग को नेसेसरी एंट्रीज करना है फॉर इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड। कर क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ अमूल लिमिटेड लिखो। illustration 1 in the books of Amul Limited। अच्छा, सबसे पहले डेट वेट तो कुछ नहीं है, सबसे पहले बोलो क्या मिलेगा, कौन सा पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन का मिलेगा 50 रुपीज, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, बोलो शेयर के तरह ही होगा, बोलो क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले रिसीव होता है, तो क्या एंट्री होगा, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 50 करके है, कितने डिवेंचर पे था, 40 लाख, ठीक है। तो हम इसे 40 और एल लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2000 लाख हो रहा है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, तुम लोग अगर पूरा मतलब 0-0 लिखना चाहते हो तो लिख। गुड आफ्टरनून मैम। इन लैख, ठीक है। तुम लोग पूरा 0-0 लिखोगे, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा, हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, जैसे शेयर का होता है वैसे ही होगा, बस यहाँ डिवेंचर डिवेंचर लिखना है, वहां शेयर शेयर लिखना होता है। 9% ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, क्योंकि ये नाम है, कंपनी ने मान लो 4-5 डिवेंचर इशू कर रखा है, कोई 9%, कोई 8%, तो नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पर हो जाएगा 2000 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और कोई एंट्री होगा इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं होगा, बस हम लोग को तो यही 2 एंट्री करना पड़ेगा। डेट नहीं है, अगर डेट होता तो तुम लोग को डेट देना जरूरी था, ठीक है। फिर बोला है देखो, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिवेंचर 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at par at the end of 10th year, money was payable as follows, ठीक है। पैसा कैसे दिया जाएगा, 30 एप्लीकेशन पे, 60 अलॉटमेंट पे, तो टोटल कितना हुआ, 90 तो होना चाहिए, क्योंकि 100 पे अगर 10% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। अब 90 रुपीज कैसे लेगा, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे
60, ठीक है। एंट्री करने बोला है, सेम तरीके से तो करो। अच्छा ये कैसे था बोला, तो ये वाला क्वेश्चन जो था इसके ऊपर लिख सकते हो, देखो ये इशू था कैसे पे, इशू पार पे था, पहला वाला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, और रिडेम्पशन भी कैसे था, पार पे था, ठीक है। क्योंकि जब प्रीमियम आएगा ना तो थोड़ा सा जो है कंसेप्ट चेंज होगा, इसीलिए लिख के रख लो। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इशू कैसे है, डिस्काउंट पे, और रिडेम्पशन कैसे है, पार पे, ठीक है। अच्छा अब एंट्री लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अतुल लिमिटेड। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 1 करोड़ है नंबर ऑफ डिवेंचर, और 30 एप्लीकेशन है, मतलब 30 करोड़, इन करोड़ लिख दो यहाँ पर, और पूरा अगर लिख रहे हो 70 होगा 30 के बाद। अच्छा नैरेशन और नहीं लिख रहे, तुम लोग अपना जगह रख दो, लिख लेना, क्योंकि देखो सभी को लिखना है एग्जाम में, तो उसी टाइम के अंदर नैरेशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू तो है नहीं ये किसी का। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% है, 8% डिवेंचर, 30 करोड़। अच्छा अब और एक एंट्री होगा, क्या होगा, अलॉटमेंट का, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट भी बोला था, तो अलॉटमेंट क्या क्या होता है, सिर्फ एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है, अलॉटमेंट ऑलवेज पहले ड्यू होगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ऐसे ही मांग नहीं लेता है, वो टाइम देता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, अब कुछ दिन बाद आप इतने दिन के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिएगा, तो पहले ड्यू, कंपनी ये सोचती है कि मुझे 1 करोड़ डिवेंचर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर वो पैसा ट्रांसफर होता है, तो जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा, हाँ हाँ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 करोड़ इंटू 60, तो ये हो गया 60, ये दिया हुआ है 60 करोड़, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट लॉस है तो वो डेबिट होगा, अगर प्रीमियम होता तो क्रेडिट होता। कितना डिस्काउंट है, 10 रुपीज का, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 10 करोड़, टू हो जाएगा 8% डिवेंचर, 1 करोड़ इंटू 70, तो 70 करोड़, ये क्या है, इसका अगर नैरेशन लिखेंगे, क्योंकि ये दो पहले भी क्या मैंने नहीं लिखवाया, इसका नैरेशन अगर लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, ये लिखवा देते हैं, ये इसके पहले नहीं आया था तो नहीं लिखा था, बाकी दोनों पे तुम लोग लिख लेना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, ये ड्यू हो गया। अब पैसा रिसीव करेगा कंपनी अलॉटमेंट का, तो अगर सभी ने दे दिया है तो सभी से रिसीव करेगा, सभी ने दे दिया है, यहाँ वो फॉरफिट वगैरह वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर क्या होगा, अलॉटमेंट, कितना रिसीव होगा कंपनी को, 60 करोड़, जब डिस्काउंट ही 10 करोड़ का दे रखा है तो 70 तो नहीं मिल सकता है, 60 करोड़ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, being allotment money received, being allotment money received, फिर थर्ड नंबर वाला देखते हैं, देखो यहाँ पर बोला है कि केमिकल लिमिटेड इशूड, ये कोई कंपनी का नाम दे रखा है, 15,000 10% डिवेंचर 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब इशू कैसे हो रहा है, प्रीमियम पे, ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, 50 ईच प्रीमियम 10, मतलब कितना होगा इशू प्राइस, 55 होगा, 50 का 10% 5 होता है। पेबल कैसे है, 55 में कैसे देना है, 20
एप्लीकेशन पे, ठीक है। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 35, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार। अच्छा, रिडीम कैसे होगा? पार पे। कितने दिन बाद? 6 इयर्स बाद। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। सभी ने पैसा दे दिया, रिकॉर्ड करना है एंट्री, ठीक है। चलो, तो इशू पार, रिडेम्पशन क्या है? इशू प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन पार पे है। देखो इलास्ट्रेशन 3 जो है, इशू प्राइस है प्रीमियम वाला। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अभी जस्ट लिख के रखो, क्योंकि जब रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे आएगा तब तुम लोग को एक चेंज बताएंगे। बाकी सारे केसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। रिडेम्पशन अगर मेरा प्रीमियम पे हुआ तो ही चेंजेस होगा, क्या होगा वो बताएंगे। अभी देखो जितना भी क्वेश्चन किया, एक भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग एप्लीकेशन पहले जो है रिसीव करेंगे, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में सब लिखना है, इन द बुक सब, ये सब लिखना पड़ेगा। 20 करके था एप्लीकेशन मनी, और कितना है? 15 लाख। तो 15 लाख इंटू 20 कितना हो जाएगा? 300 लाख। 15 इंटू 230, हाँ 300 लाख हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 300 लाख। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ ऊपर मैंने इन लाख लिखा है तो यहाँ और एल नहीं लिखा है, ठीक है। टू क्या हो जाएगा? कितना परसेंट था? 10%। टू 10% डिवेंचर। अच्छा, ये प्रीमियम कहाँ रिसीव हो रहा है बताया था? ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव रिकॉर्ड नेसेसरी इन। अच्छा, ये रहा प्रीमियम मनी इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन। अगर कुछ नहीं बताता है तो हमें क्या मानना पड़ता है? अलॉटमेंट ऑलवेज, ठीक है, ये याद रखो। लेकिन जब क्वेश्चन खुद बता रहा है कि एप्लीकेशन, तो फिर क्वेश्चन के ऊपर तुम लोग जा नहीं सकते, तो फिर यहाँ एंट्री कैसे हो? ये ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, कितना सारा डिवेंचर है? 15 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये 20 रुपीज था, और हम लोग का प्रीमियम कितना आया था? 5 रुपीज। तो प्रीमियम में कितना जाएगा? 5, और 20 में से 5 चला गया तो बचा कितना? 15। तो 15 मेरा कहाँ जाएगा? मतलब जो टूवर्ड्स डिवेंचर चला गया, तो 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। 20 था, 20, 20 है, तो कितना हो जाएगा? 225, हाँ, और ये वाला हो जाएगा 75। अच्छा, अब इसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 15 लाख इनटू बैलेंस अमाउंट, तो ये 20 था, और टोटल हम लोग का 55 हुआ था, तो इसमें जो है 5 रुपीज इंक्लूडेड है। कितना? हाँ, 35 होगा, तब ना जाके 55 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना? ये देखो मल्टीप्लाई करके कितना होता है? 5 टू 5 ठीक है। अब रिसीव करेंगे क्योंकि सभी ने पेमेंट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 525।
अच्छा, फोर्थ नंबर वाला देखो। अब हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, डिवेंचर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो एंट्री दिया हुआ है, हम सिखाएंगे। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 4,12% डिवेंचर 100 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 30 देना है, अलॉटमेंट में 70, ठीक है, तो हो गया 100। अच्छा, अब 100 है तो इसका मतलब ये कैसा है इश्यू प्राइस, पार प्रीमियम की डिस्काउंट पार, क्योंकि डिवेंचर का ऑलवेज 100 पार माना जाता है। डिवेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, डिवेंचर आर रिडीम एट 110। अब बोल रहे रिडीम कैसे होगा 110, तो फिर कैसे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम, ठीक है। अब अगर प्रीमियम है, अब बोला है जर्नल एंट्री करो, वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम पे होता है तो हमें एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इशू डेट पे हम लिखवा देते हैं, और क्यों करना पड़ेगा वो भी बता देते हैं। तो इलास्ट्रेशन 4, इसमें लिखेंगे इशू प्राइस है पार वाला और रिडेम्पशन है प्रीमियम। तो प्रीमियम पे होने से यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ये मतलब समझने के लिए, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, ये अपने समझने के लिए। एक्स्ट्रा एंट्री ऑन इशू डेट। अब ये क्यों होता है सुनो, अगर हम लोगों ने किसी से 100 रुपए लिया है, अब उधार लिए हैं तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं 100 लिया है वापस 110 देंगे, तो ये हम लोग का लॉस है। अब ये लॉस कब होगा, किस दिन होगा, जिस दिन रिडीम करने वाले हैं, ठीक है, अब जितने भी साल बाद हो क्यों ना। तो हम लोगों ने अकाउंट्स में एक अप्रोच पढ़ा है, पता है क्या होता है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। उसमें क्या होता है, हाँ, हम लोग लॉस को हमेशा क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज बुक करते हैं, लेकिन फ्यूचर का प्रॉफिट बुक करते हैं नहीं। इसी बेसिस पे एस 2 बना हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर स्टॉक का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी देखो डेटर का प्रोविजन बनाते हैं, तो डेटर सच में बैड डेट होगा कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आज से उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। तो वही होता है कि एक्स्ट्रा एंट्री हम लोग इशू डेट पे क्यों देंगे, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला लॉस है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच के वजह से हम लोग फ्यूचर वाले लॉस को आज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक एक डिवेंचर पे कितना लॉस है, 10। अब टोटल जितना डिवेंचर होगा उतना हमें लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन एंट्री क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। हम बताते हैं एंट्री क्या होगा, लेकिन कब बुक करना पड़ेगा, इशू डेट पे, वो बात ध्यान रखो, मतलब एंड में मत कर दो वो एंट्री, इशू डेट पे करना है। तो यहाँ तो डेट दिया नहीं है, अगर डेट देता तो हम लोग इशू के बाद ही कर देते, ठीक है। तो मतलब डेट देके करते, यहाँ भी इशू के बाद ही करेंगे। तो सबसे पहले तो इशू करो, इशू करने से कौन सा एंट्री करोगे, एप्लीकेशन, ठीक है। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना आएगा, 4 लाख इंटू 30, 120 लाख। मैंने यहाँ एल जो लिखा है वो लैख के लिए लिखा है, ठीक है, तुम लोग ऊपर लिख देना इन लैख बोल के, और अगर पूरा लिख रहे हो तो 120 के बाद 5 जीरो लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% था शायद, हाँ, टू 12% डिवेंचर। अच्छा, अब अलॉटमेंट का हम लोग ड्यू करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अब डिवेंचर का कितना होगा, 4 लाख, मतलब अलॉटमेंट का कितना था 70, 280 लाख। और अलॉटमेंट के बाद अब ये ड्यू एंट्री, अब रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट
280 लाख। अच्छा, इशू का सारा एंट्री हो गया। अब इशू के बाद मतलब इशू कंप्लीट हो गया, अब हमें रिडेम्पशन वगैरह जब होगा तब होगा, लेकिन अब हमें एक एक्स्ट्रा एंट्री और डालना पड़ेगा प्रीमियम का। तो प्रीमियम पे अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम होगा तो अभी मैंने क्या बोला, हमारे लिए अभी क्या होगा, लॉस। ठीक है, मतलब आगे फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं इसके बाद का एंट्री। ठीक है, ये 1 दे दिया, ये 2 3, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। ठीक है, तो कितना होगा लॉस बोलो तो, 10 रुपीज करके एक एक पे बोला है ना, 10 110 करके दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 लाख, 4 लाख डिवेंचर है तो कितना हो जाएगा, 40 लाख। और 2 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, 2 डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, एक से मेरा जगह थोड़ा कम है। 2 डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, 2 डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 40 लाख, 40 लाख। ठीक है, इसका नरेशन होगा बीइंग लॉस रिकॉर्डेड, बीइंग लॉस रिकॉर्डेड लिख लो। और लॉस कैसे फाइंड आउट होगा वो भी हम बता देते हैं, ये मतलब अपने आप याद रखने के लिए। रिडेम्पशन प्राइस माइनस क्या होगा, इशू प्राइस। ठीक है, रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस ऑलवेज होगा, उस पे हम लोग लॉस को बुक करेंगे। ठीक है, तो वो तुम लोग थोड़ा सा लिख लो, दूसरे किसी क्वेश्चन में आए तो कर सकोगे। रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस, तो हमेशा ये जो है ये हम लोग का देखो स्टार दे देते हैं, अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो ही हमें ये करना है, बाकी किसी केस में नहीं करना है। क्यों, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होने से फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अगर पार पे होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्काउंट पे होगा तो भी लॉस तो नहीं है, तो इसीलिए ये वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 बोल रहा है एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो यहाँ पर रिडेम्पशन कैसा है, प्रीमियम पे। ठीक है, 3 इयर्स बाद 50 एप्लीकेशन पे, 44 अलॉटमेंट पे। तो 50 एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 44, तो कितना हो गया, 94। अच्छा, तो हाँ डिस्काउंट पे हुआ था, तो 100 का डिवेंचर अगर 6% डिस्काउंट पे हुआ था, तो फिर हम लोग का 100 माइनस 6 करके 94 ही आना चाहिए, वही बता रहा है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। और प्रीमियम पे जो है रिडीम होगा 5%, तो इशू प्राइस हो गया 94। तो मुझे बता सकते हो कि रिडेम्पशन प्राइस कितना होगा। हाँ बोलो, सिर्फ 5 तो नहीं होगा, 105, सिर्फ 5। 5 तो प्रीमियम है एक्स्ट्रा। हाँ, लॉस 5 रुपीज है, रिडेम्पशन प्राइस तो 105 है, कि टोटल कंपनी कितना देगा, लॉस 5 रुपीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एंट्री होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि प्रीमियम में हम लोग रिडीम करने वाले हैं, अभी सिखाया ना। इलास्ट्रेशन 5। ठीक है, देखो इशू प्राइस कैसा है, इशू प्राइस है डिस्काउंट वाला। ठीक है, और जो रिडेम्पशन प्राइस है प्रीमियम वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ये है 100 प्लस 100 इंटू 5%, यानी कि 105। और इस क्वेश्चन के लिए ये वाला है 100 माइनस 100 इंटू 6%, 6% का डिस्काउंट बोला था, यानी 94। और 94 को कैसे देना है, एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट में 40। ठीक है, 44 बोला था। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, अब हम लोग इसका एंट्री कर सकते हैं। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो कितना डिवेंचर था, 150 लाख, 150 लाख इंटू
50 हो जाएगा तो कितना होगा 7500 लाख, और ये भी हो जाएगा 7500 लाख। देख लो एक बार 7500 ही आएगा, मतलब अगर लाख में लिखोगे तो 7500 उसके बाद 5 जीरो आ जाएगा, मतलब 7 करोड़ समथिंग होगा शायद। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट था 9, नहीं हाँ 9%, ये रहा ठीक है, ये मत लिख दो, ये तो डिस्काउंट रेट है, टू 9% डिवेंचर 7500 लाख। अच्छा अब अलॉटमेंट का पैसा डी होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, डिस्काउंट कहाँ काउंट करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला कि डिस्काउंट कहाँ देना है, तो डिस्काउंट हो या प्रीमियम कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज कहाँ कंसीडर करना है, अभी बोला था तो अलॉटमेंट में, तो वहां करेंगे ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोल देता है एप्लीकेशन तो वहां दिखाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब अलॉटमेंट में दिखाएंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना होगा पूरा अलॉटमेंट में कितना जाएगा 44, ये तो दिख रहा है ना 44 इंटू 150 लाख कितना होता है 66 होगा शायद, 6600, हाँ 6600 लाख। अच्छा अब डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट तो हम लोग का डेबिट होगा, तो इसको लॉस भी लिख सकते हो या फिर डिस्काउंट भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, मैंने स्लैश दे दिया, एग्जाम में कोई भी एक ही लिखना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट कितना हो रहा है पर डिवेंचर पे 6 रुपीज, ठीक है। तो 6 इंटू 150 लाख, तो देखो कितना होता है 900 लाख टू 9% डिवेंचर 150 लाख, और ये हो गया 50 7500 लाख, ठीक है। अच्छा अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना पैसा रिसीव होगा हाँ 6600 लाख, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 44 इंटू 150, इतना रिसीव होगा 6600 लाख, 6600 लाख, इतना पैसा रिसीव होगा। और एक एंट्री हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा क्योंकि रिडेम्पशन कैसा है प्रीमियम पे है, तो वो एंट्री क्या होगा डिवेंचर टू डिवेंचर, हाँ रिडेम्पशन प्रीमियम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितना आ रहा है वो लॉस कितना करके 5 रुपीज करके है, 5 पर डिवेंचर, और नंबर ऑफ डिवेंचर 150 लाख, तो 5 इंटू 150 लाख 750 लाख टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। डिवेंचर प्रीमियम जो होगा वो एक्चुअली तो लाइबिलिटी है, फ्यूचर में होगा ना वो लॉस, तो अभी वो कैसे बुक हो रहा है एज ए लाइबिलिटी बुक हो रहा है, जैसे प्रोविजन बुक होता है, इसीलिए वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और वो लॉस है, लॉस को डेबिट करना है, और जो क्रेडिट अमाउंट हम लोग दिखा रहे टू डिवेंचर उसका लॉजिक ये है क्योंकि वो अभी तो लाइबिलिटी है, अभी क्योंकि जब तक वो टाइम पीरियड नहीं आएगा तब तक वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो हमारा लाइबिलिटी दिखेगा, फ्यूचर में होने वाला लाइबिलिटी, सॉरी अभी लाइबिलिटी फ्यूचर में होने वाला लॉस। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है इशू दैट प्रीमियम, ये किया हम लोग ने, ये वाला 6 नंबर देखो बोल रहा है सिमॉन्स लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, मतलब जो भी पैसा देना है
डिवेंचर अगर लेना है एप्लीकेशन पे ही सब पैसा दे देना पड़ेगा 1 अप्रैल के अंदर, बाय 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 1,10,000 डिवेंचर, तो कंपनी ने इशू किया था 1 लाख, लेकिन 1,10,000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। डिवेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, ठीक है, एक्सेस मनी रिफंडेड, तो यहाँ वो प्रोराटा वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस कितना रिफंड हो जाए, कितने डिवेंचर का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, हाँ कितना रिटर्न करना पड़ेगा, कौन सा पैसा रिटर्न करेंगे, जो एप्लीकेशन का लिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पैसा देना है, पूरा पूरा पैसा एप्लीकेशन में देना है, तो कितना देना पड़ेगा वापस, 100 करके, 100 करके है, तो 100 इंटू 10,000 करने से जितना आएगा उतना रिफंड हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मतलब कैश बैंक जो है वो हमें जर्नल एंट्री के अंदर ही करना है, कोई कैश बुक नहीं बनाना है, हमें कंपनी के बुक्स में सारे एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6, अच्छा सबसे पहले यहाँ डेट है, डेट मेंशन करना पड़ेगा 1 अप्रैल को, ईयर तो कुछ दिया नहीं है तो हम सिर्फ वैसे 1 अप्रैल ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना हो जाएगा बोलो, कितने एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 1,10,000 पे 100, ठीक है, 1,10,000 पे 100, तभी तो रिटर्न का बात आएगा ना, अगर इतना होगा तभी तो 11 और उसके बाद 4,5,6,0। अच्छा फिर 7 अप्रैल को सबको अलॉटमेंट मिला, मतलब एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इलेवन 6 टाइम्स 0 2 हो जाएगा, 12% डिवेंचर, डिवेंचर में कितना ट्रांसफर होगा, 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर लेंगे इंटू 100, क्योंकि हम लोग तो 1 लाख इशू करना चाह रहे थे, तो 10 के बाद 6 0, ठीक है, और बाकी रिफंड होगा, रिफंड का एंट्री क्या लिखेंगे, टू बैंक, ठीक है, कितना रिफंड होगा, 10,000 डिवेंचर का पैसा 100 करके, यानी कि 1 लाख, 1 लाख होगा, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख, 6 0 हो रहा है, हाँ तभी तो जाके ऐड करने से 11 लाख हो, नहीं 1 करोड़ 10 लाख है, तो ये 10 लाख, ये 1 करोड़ और ये 10 लाख नीचे वाला, इसमें बस इतना सा ही है, और कुछ तो है नहीं। यहाँ 2 एंट्री को अलग किया है इसीलिए 3 दिखा रहा है, बैंक वाला इन्होंने स्प्लिट करके लिखा है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट है वो बताते हैं तुम लोग को, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कंपनी कब डिस्काउंट में डिवेंचर इशू करना चाहती, कब प्रीमियम में करना चाहती, पहले बोल रही प्रीमियम, कंपनी प्रीमियम में कब डिवेंचर इशू करेगी बोलो तो, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चलना चाहिए, मतलब प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि कंपनी अपना चीज महंगा बेच रही है, फिर भी लोग खरीदेंगे, उसको विश्वास है, तभी तो वो महंगा बेच रही, नहीं तो सस्ता कर देती। अब लोग डिवेंचर तब लेंगे ना जब बैंक या दूसरे जगह पे इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, काफी डाउन चल रहा है, तभी लोग लेंगे। तो अगर लोग लेने वाले हैं तो कंपनी फिर क्या करेगी, कंपनी को पता है हाई डिमांड होगा, हाई डिमांड होगा ऐसा सोच के कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम में अपने डिवेंचर को इशू करेगी। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल दिया, मान लो कंपनी का डिवेंचर है 100 रुपीज, इसका फेस वैल्यू है, ठीक है, कंपनी इसको 10% प्रीमियम में इशू करना चाहती है, तो बोलो इशू प्राइस कितना हो गया, 110, 100 पे 10 रुपीज लगा के। अब इंटरेस्ट बोला था कंपनी ने 12% पर एनम, अब बोलो एक साल में कोई भी एक डिवेंचर होल्डर, मान लो उसके पास एक ही डिवेंचर है, तो उसको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा,
100 इंटू कितना हो जाएगा 12%। अभी बताया था थोड़ी देर पहले फेस वैल्यू में लगता है, कितना हो गया 12। अच्छा अब ये 12 रुपीज उसे मिला, कितना इन्वेस्ट करके मिला 110। तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट चेक करो कितना हो रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, मतलब रिटर्न का परसेंटेज कितना आ रहा है चेक करो। 91%। लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था 12%। लेकिन कंपनी अगर प्रीमियम पे इशू करेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखने में 12% है लेकिन एक्चुअली मिल कितना रहा है 10.9%। हम लोग जिनका मैथ्स है वहां पर हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर भी सेम चीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव, मतलब कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बोल तो रही है 12%, दे भी रही है 12% के हिसाब से, लेकिन लॉजिक तो देखो, क्योंकि जिसने वो डिवेंचर खरीदा उसने 100 रुपए तो दिया नहीं ना, 110 दिया, इसीलिए उसका देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है। उसके तरफ से अगर देखें या कंपनी की तरफ से, जैसे भी देखो 10.91%, मतलब कंपनी का एक्चुअली 12% कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये सिचुएशन तब होगा मार्केट में, अगर वैसा सिचुएशन होगा कि कंपनी अपना जो डिवेंचर है वो प्रीमियम इशू कर सकती है, ये तब होगा जब मार्केट में बाकी इंटरेस्ट काफी डाउन यानी कि लोअर चल रहा है। ठीक है, लोअर देन डिवेंचर इंटरेस्ट तब होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये याद रखना है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में दिखाते हैं। एज डिवेंचर आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज स्पेसिफिक इन द क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, देयरफॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डिवेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम विल ऑल्सो बी गवर्न्ड बाय। अच्छा तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जैसे हम लोगों ने शेयर का जो चैप्टर किया, जिन्होंने किया है या फिर कभी किए हो तो याद होगा शायद, देखो कि हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहीं भी यूज नहीं कर सकते थे। 5-6 वहां पर पॉइंट था, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते, इस तरीके का पॉइंट था। तो यहाँ पर वो ही बोल रहा है कि डिवेंचर के प्रीमियम भी हम लोग कहीं पर भी चाहे तो यूज नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हैं वो बताया है सेक्शन 52 में, ये तुम लोग याद रख सकते हो। इतना सारा सेक्शन जरूरी नहीं है, सेक्शन 52 हमें इस बात का डिटेल्स देता है कि अगर डिवेंचर प्रीमियम पे हम लोग इशू कर रहे हैं तो वो प्रीमियम का अमाउंट फ्यूचर में कहाँ यूज करना है। ठीक है, कहीं पर भी हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कहीं भी मन गया यूज कर लिए। अब देखो डिवेंचर डिस्काउंट पे फिर कब इशू होगा, प्रीमियम पे तो तब इशू होगा जब मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कम। तो लोग जो है वो अगर चाहते हैं कि हम लोग डिवेंचर खरीदे तो कंपनी अपना डिवेंचर का प्राइस बढ़ाएगी। अब डिस्काउंट में कब होगा, मार्केट में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो पब्लिक क्यों ले। ठीक है, डिवेंचर फिर भी कंपनी क्या करेगी, अगर डिस्काउंट कर देगी, अगर पब्लिक को लगेगा कि मेरा तो सस्ता हो रहा है, ठीक है मुझे कम में खरीदना पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकती है, डिस्काउंट में कंपनी फिर अपना डिवेंचर इशू करेगी। तो उस केस में भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, जैसे देखो 100 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट हम लोग ले लेते हैं 12% पर एनुअल। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 12 रुपीज। ठीक है, अब मान लो जो डिस्काउंट इशू प्राइस था वो डिस्काउंटेड था, इशू प्राइस था 90, तो फिर जिसने इन्वेस्ट किया एक साल में जो इंटरेस्ट मिला वो आउट ऑफ 90 में मिला। ठीक है, तो इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ज्यादा आएगा 12% से, देखो कितना आएगा 13.33%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में जो डिवेंचर होल्डर है उसको बेनिफिट है। देखने में तो ये 12% है लेकिन उसको एक्चुअली मिल कितना रहा है 13, क्योंकि 12% वो कितना दे के ले रहा है 90। ठीक है, तो उसके लिए रिटर्न जो है वो हाई हो गया। तो डिपेंड, मतलब ये जो है कंसेप्ट है कि ये हमें समझना चाहिए कि अगर कंपनी प्रीमियम में इशू कर रही है तो कब करेगी, क्यों करेगी, उसमें उसका क्या बेनिफिट है, और अगर डिस्काउंट में कर रही है तो कब, क्यों, और उसमें किस तरीके का लॉस है। ठीक है, अच्छा अब और एक पॉइंट यहाँ पर हमें देखना चाहिए, बोल रहा है कंपनी इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट व्हेन द मार्केट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन डिवेंचर इंटरेस्ट लाइक शेयर्स डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये तो मैंने बताया। अच्छा बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड कैश रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्काउंट का क्वेश्चन किया ना, तो जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट जहां भी लग रहा है, चाहे एप्लीकेशन पे हो चाहे अलॉटमेंट पे हो, तो हम लोग उसको क्या बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब बोल रहा है ये लॉस को हमें क्या करना है, फ्यूचर में राइट ऑफ करना है। क्या करना पड़ेगा, इस लॉस को हमें फ्यूचर में राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करेंगे, बोल रहा है
In the subsequent years, discount on issue of debenture is written up proportionately by charging to the statement of PL. तो सबसे पहला बात है पीएल में मुझे क्या करना है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, मतलब ऐसे हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मिलकर राइट ऑफ। लेकिन क्या पूरा ही राइट ऑफ कर देंगे एक बार में? नहीं, कैसे राइट ऑफ करना है, बोल रहा है इट इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू एमोटाइज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब जितने दिन का वो डिवेंचर इशू हुआ है, नॉर्मली 3 to 5 years होता है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैंने 10,000 रुपए का डिवेंचर इशू किया और मैंने ये 5 साल के लिए किया और डिस्काउंट में किया, ठीक है, तो मेरा पर ईयर जो है, मान लो डिस्काउंट का वैल्यू 10,000 आ रहा है, मैंने डिवेंचर इशू किया था, डिस्काउंट का वैल्यू 10,000 आ रहा है टोटल। अब इसे मुझे 5 साल में राइट ऑफ करना है क्योंकि मैंने ये डिवेंचर 5 साल के लिए इशू किया है, तो पर ईयर कितना करके राइट ऑफ होगा, 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, तो इसका भी हमें कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अभी देखो हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था, ये देखो दिखाते हैं, ये देखो ये है ना 900 लाख, ये डिस्काउंट, ये 900 लाख जो दिख रहा है तुम लोग को, ये भी तुम लोग का डिस्काउंट में इशू हुआ है ना, तो ये 900 लाख का जो लॉस है इसे मुझे कैसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, जितने दिन का बेनिफिट मिलेगा इस डिवेंचर से उतने, अगर 10 साल का हुआ तो 10 साल, 10 साल होने से पर ईयर कितना हो जाएगा, 90 लाख करके मुझे राइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। और चार्ज कहाँ करना है, पीएल में, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी पीएल में चार्ज करके दिखाना। अच्छा, अब ये पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, इनफैक्ट द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कंसिडर्ड एज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, द ट्रू एक्सपेंस नेट बोरोइंग कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज देयर ऑफ द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस द डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं ना, तो हम लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब देखो हमें तो एक इंटरेस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा, अगर लोन इशू किए हैं, मतलब लोन दिए हैं तो, या डिवेंचर इशू किए हैं, और अगर डिस्काउंट में किए तो फिर डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मेरा दो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है अगर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं। द ट्रू एक्सपेंस नेट बोरोइंग कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इज देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होगा। मतलब दो तरीके का मेरा खर्चा इनकट हो जाएगा अगर हम लोग डिस्काउंट में इशू करते हैं। अब देखो ये 7th नंबर करने से और भी क्लियरली समझ में आएगा शायद। देखते हैं किस चीज का है क्वेश्चन। X Limited issued 1,12% debenture 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st of May। तो एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा दे देना है, तो कितना देना पड़ेगा पब्लिक को? हाँ 90, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो 100 पे 10% डिस्काउंट मतलब कितना बचता है, 90 देना पड़ेगा। एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट फॉर 1,20,000 डिवेंचर, डिवेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 9th June, excess money was refunded on the same date, pass necessary journal entries। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 7। सबसे पहले डेट दिया हुआ है तो डेट लिखना पड़ेगा, 31st मई को जो है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, तो 31st ऑफ मई 2000 ईयर दिया था, 2000 पे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बोलो कितना रिसीव होगा, बोलो यहाँ से देख के बोलो कितना रिसीव होगा। 1,20,000 होगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 1,20,000 इंटू 90, तो 12,9 होता है 108, 108 और उसके बाद 4 और एक 5 जीरो, इतना होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है अलॉटमेंट कब हो रहा है, देखो 9th जून को, तो 9th जून को अलॉटमेंट करो। क्या एंट्री होगा, डिवेंचर, सबसे पहले लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो कितने से होगा, ये 108 लाख से, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट में इशू हुआ है तो डिस्काउंट कहाँ लेंगे, यहाँ तो एक ही है, एप्लीकेशन बोलो या अलॉटमेंट बोलो, यहाँ तो कुछ अलग नहीं है, तो अब डिस्काउंट यहीं पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट डेबिट होगा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बोलो डिस्काउंट कितना है पर इस पे 10%, मतलब 10 रुपीज, लेकिन कितने सारे डिवेंचर पे रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इंटू 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि जितने लोगों को अलॉटमेंट देंगे उतने पे ही ना लॉस, जिनका वापस कर देते उनका लॉस क्यों बुक करें, उनको तो वापस ही कर रहे हैं उनका पैसा, तो फिर लॉस कहां से आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। टू क्या होगा, टू 12% डिवेंचर, डिवेंचर में कितना अमाउंट जाएगा, 1 लाख इंटू कितना जाएगा, ये हमेशा कौन से वैल्यू से जाएगा, फेस वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 लाख। और एक एंट्री होगा टू बैंक, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा लिया था उतना रिफंड कर देंगे, 120 ले लिया था, 1 लाख लेने का बात था, तो 20,000 का एक्स्ट्रा जो आ गया है, अब एक्स्ट्रा कितना लिए थे उतना ही वापस करेंगे, 90 करके लिए थे तो 90 वापस करेंगे, ज्यादा भी नहीं करना है कम भी नहीं करना है, तो 90 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा, 18 लाख। तो ये एंट्री समझ लो, यहाँ पर जो एंट्री हम लोगों ने एप्लीकेशन का किया, तो एप्लीकेशन का जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ उतने अमाउंट का हम लोग ट्रांसफर करें, तो एप्लीकेशन से हम लोग 100 लाख जो है डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर भले ही डिस्काउंट में इशू हुआ हो, हम लोग को हमेशा जैसे शेयर में हम लोग क्या करते हैं, उसके जो फेस वैल्यू है उससे रिकॉर्ड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज कुछ नहीं बोला है तो 100, कुछ बोलेगा तो वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कितना लिए थे, 20,000 डिवेंचर होल्डर से जो है रिटर्न कर देना है, लिया कितना था 90, तो वापस भी 90 करना पड़ेगा। और डिस्काउंट कितना हुआ 10 रुपीज करके, अब डिस्काउंट किनका रिकॉर्ड करेंगे, जिनको अलॉटमेंट दे रहे हैं, जिनको अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं उनका डिस्काउंट तो हो ही नहीं रहा है, उनको तो उनका पैसा वापस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि इसका लेजर भी बना के देना है हम लोगों को, ठीक है, तो लेजर बनाओ, लेजर क्या क्या बनेगा ये एंट्री देख के समझ में आता है, सबसे पहले बैंक का, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन का, फिर डिस्काउंट का, फिर डिवेंचर का, ठीक है, ये कुछ लेजर बनेगा, ये देखो ना काउंट करने से इसको समझ में आएगा, एक बैंक का लेजर बनेगा, एक डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन फिर से है बन जाएगा, डिस्काउंट का बनेगा, एक डिवेंचर का बनेगा, बैंक तो ऑलरेडी बना लेंगे, ठीक है, तो 4 लेजर बनेगा, बनाओ। सबसे पहले बैंक, बैंक के बाद डिवेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सब छोटा छोटा ही होगा लेजर, ज्यादा तो कुछ है नहीं ना, एक एक लाइन ही तो है एंट्री का, और लास्ट में बनेगा 12% डिवेंचर। अच्छा, सबसे पहले एंट्री हम लोग का क्या हुआ है देखो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो इसको पोस्ट करो, डेट भी लगाना है, ठीक है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर लिखे टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो ये डेट कौन सा है 31 ठीक है, तो 31 मई 2020, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना आया था 108 लाख ना। अच्छा, तो फिर ये डिवेंचर एप्लीकेशन में क्रॉस पोस्टिंग होगा 31 मई को, बाई बैंक 108 लाख, ये पहला जर्नल एंट्री पोस्ट हो गया, बैंक में कभी बैंक नहीं जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन था तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन चला गया, डिवेंचर एप्लीकेशन में फिर क्या बचेगा बैंक, तो बैंक डेबिट है तो बाई बैंक बोल के ये चला,
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जो कि मैंने कंबाइन लिखवाया हुआ है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले है डिवेंचर एप्लीकेशन 108 लाख, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू 12% डिवेंचर टू बैंक, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। देखो ये एंट्री कैसे रीड करना है, ये ऐसे होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, तो बैंक का कितना है 18 लाख, तो डिवेंचर एप्लीकेशन में बैंक के रिगार्डिंग जो एंट्री है उसमें कितना अमाउंट है 18 लाख, ठीक है। तो एक एंट्री हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, अमाउंट कितना होगा 18 लाख 18 लाख। ये देखो स्प्लिट कर लो, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक कितना हो जाएगा 18 लाख 18 लाख, क्योंकि ये अमाउंट ही यहाँ पर है प्लस कुछ और अमाउंट है, ठीक है, और वो कुछ अमाउंट जो है वो दूसरे किसी एंट्री के साथ मैच हो रहा है। तो पहला एंट्री ये हो गया, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, तो पहले ये पोस्ट कर लो, उसके बाद बाकी करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, तो यहां पर लिखेंगे बाई डिवेंचर एप्लीकेशन, डेट कितना था 9/6/20, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन 18 लाख। तो डिवेंचर एप्लीकेशन में भी एक बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक 18 लाख। तो देखो बैंक रिगार्डिंग जो डेटा था वो हम लोगों ने 18 लाख से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या होगा। मतलब देखो अभी मैंने क्या कंप्लीट करवाया, इसके साथ इसको, तो टू बैंक हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पर है 12% डिवेंचर, ठीक है। तो बाकी मेरा ये हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर कितना है 100 लाख, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन में, क्या लिखेंगे टू 12% डिवेंचर। लेकिन ये 100 लाख नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, देखो यहाँ 18 लाख हो रहा है, तो बचा कितना, माइनस करके देखो 108 लाख और ये 90, ठीक है। तो इसका मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये हम लोग का कितना जाएगा, ये 90 लाख हो रहा है। तो ये क्या डिवेंचर एप्लीकेशन, ये मेरा गलत हो गया क्या, नहीं ठीक ही तो, डिस्काउंट में 10, हाँ डिस्काउंट में 10 जाएगा। हाँ ये वाला देख लेना चाहिए, डिस्काउंट डेबिट। तो डिस्काउंट किस वजह से डेबिट हुआ, डिवेंचर की वजह से, तो डिस्काउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, वो कितना होगा 10 लाख, ठीक है। तो एक काम करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट करके भी तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो दूसरा एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, वो कितना होगा 10 लाख 10 लाख, ठीक है। ये हो गया। और इसके पहले वाला हम लोगों ने क्या लिखा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, वो कितना हुआ 18 लाख 18 लाख, ठीक है। ये साइड में मैंने लिख दिया ताकि बाद में पोस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, तो बैंक खत्म हो गया, 12% डिवेंचर हम लोगों ने यहाँ से 10 लिया है, डिस्काउंट कंप्लीट हुआ, बैंक कंप्लीट हुआ। अब इसमें और कितना पड़ा हुआ है फिर 90, तो फिर ये हो जाएगा 90, मतलब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, जो कि कितना होगा 90 लाख। तो ये मैंने तीन एंट्री यहाँ पर स्प्लिट कर दिया अलग अलग करके, ठीक है, कि इस तरीके से पोस्ट होगा। तो इसमें से हम लोगों ने एक ही पोस्ट किया है, चलो दूसरा पोस्ट करते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर लिख लेते हैं, डिस्काउंट टू 12% डिवेंचर, ये हो गया टू 12% डिवेंचर 9/6/20 टू 12% डिवेंचर 10 लाख। और 12% डिवेंचर में क्या लिखेंगे, बाई डिस्काउंट 10 लाख। और एक एंट्री बचा हुआ है, ठीक है, और एक एंट्री बचा हुआ है, वो लिखना पड़ेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, तो यहां पर हो जाएगा टू 12% डिवेंचर 90 लाख है वो वाला। और 12% डिवेंचर में क्या लिखेंगे, बाई डिवेंचर एप्लीकेशन, यहां पर हो जाएगा 90 लाख।
अब एक एक करके हमें क्लोज करना है। तो देखो यहाँ पर 108 लाख आया था हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन के थ्रू से, लेकिन हम लोग 18 लाख ही जो है यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी हम लोग का मतलब इसमें ट्रांसफर होगा, बाकी हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, डेट क्या लगाएंगे, ये 1 मंथ का था क्या, जून बोला है तो 30 जून कर देते हैं। जून का एंड है तो मंथली हम लोग इसको ट्रीट कर लेंगे। माइनस करके देख लो कितना आएगा, 90 लाख। ठीक है, इतना पैसा आया जिसमें से इतना डिवेंचर एप्लीकेशन में गया, बाकी इतना रह गया। अच्छा यहाँ पर देखो एप्लीकेशन का कितना आया टू बैंक, देखो एप्लीकेशन का आया था 108 लाख, जिसमें से हम लोगों ने 18 लाख रिटर्न कर दिया, 90 लाख रख दिया, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं आ रहा, हमारे पास 108 लाख आया था, इसीलिए बाई बैंक लिखा हुआ है। कैसे आया था, एप्लीकेशन के थ्रू से, जिसमें से 18 लाख हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 90 लाख, जिसको हम लोगों ने डिवेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा अब ये डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट को अभी तो हम लोग राइट ऑफ कर नहीं रहे हैं, जब करेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पर ये 30 जून 2020, इसको हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के, कि इतना हम लोग का डिस्काउंट रह गया। मतलब इसको फ्यूचर में हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा लेकिन। और ये डिवेंचर का देखो, जो डिवेंचर हम लोगों ने इशू किया उसमें एप्लीकेशन का पैसा आया 90 लाख, डिस्काउंट हुआ 10 लाख, मतलब टोटल हो जाएगा 100 लाख। और ये यहाँ पर 30 जून को टू बैलेंस सीडी बोल के इधर आ जाएगा। ये टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज होगा, क्योंकि डिवेंचर लाइबिलिटी होता है ना, तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तब वो दिखेगा बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि हम लोग का क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी बोल के आ जाएगा जब ये ब्रॉट डाउन होगा। और कैरेट डाउन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग इधर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी बोल। ये सब में डेबिट क्रेडिट ये सब लिखना पड़ेगा, जब लेजर बनाने के लिए बोलेगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये सारा चीज लेकिन लिखना पड़ेगा तुम लोगों को ऐसे। डेट एक में हम लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये लिखना पड़ेगा। और डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या होता है, देखो बता देते, छोटा सा पॉइंट है, बोल रहा है कोलैटरल सिक्योरिटी मीन सेकेंडरी और सपोर्टिंग सिक्योरिटी फॉर ए लोन। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कभी बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक देखोगे ना, हमारे पास से सिक्योरिटी कुछ अगर लिया तो लिया, जैसे मान लो हम लोगों ने होम लोन लिया, ठीक है, तो बैंक के पास वो होम जो है, जब तक लोन कंप्लीट नहीं होगा उस घर पे हम लोग रह तो सकते हैं, लेकिन वो घर किसका हो गया एक्चुअली, बैंक का हो गया। ठीक है, मतलब मॉर्गेज जैसा ही हो गया वो एक तरीके से, कि अगर हम लोग लोन नहीं दे पाए तो बैंक क्या करेगा, वो घर हम लोगों से छीन लेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग जब लोन लेने जाएंगे ना, तो बैंक हमसे ना कुछ ब्लैंक चेक भी साइन करवा लेगा। मतलब ब्लैंक इन द सेंस कि हम लोगों ने साइन कर दिया, अब वो उनको दे देना है। मतलब ये क्या होता है कि अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा ईएमआई, लेकिन अगर हम नहीं दिए बाई चांस, तो बैंक के पास वो चेक रहेगा, तो बैंक क्या करेगा, उसमें अमाउंट को फिलअप करके डाल देगा, ताकि हम, अगर हम लोगों ने अमाउंट नहीं रखा बैलेंस, तब तो बैंक उसको डिडक्ट नहीं करवा पाएगा, लेकिन ले लेता है, तो वो डबल सिक्योरिटीज हो गया। क्योंकि अगर हम कुछ डिस्प्यूट करेंगे तो बैंक के पास मतलब प्रूफ तो हो जाएगा कि मैंने लोन लिया है, क्योंकि वो तो पूरा लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, लेकिन जल्दी जल्दी प्रूफ करने के लिए वो एक क्या हो जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो गया बैंक के पास। जे मैंने ब्लैंक
ब्लैंक चेक साइन करके बैंक को दिया है, मतलब चेक साइन किया है अपने नाम का, तो फिर ये प्रूफ हुआ ना कि मैंने लोन लिया है, ठीक है। तो प्रूफ तो करना पड़ेगा कि हम लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वही होता है सपोर्टिंग, जितना सपोर्टिंग हमें मिल जाए उतना अच्छा। तो सेकेंडरी या सपोर्टिंग सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं, कोलैटरल, मतलब ऑलरेडी सिक्योरिटी है और उसके साथ और which can be realized by the lender in the event of original loan not being repaid on the due date। तो ये क्या कर सकते हैं, जो लेंडर मतलब जिन्होंने लोन दिया है वो इसको यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब ड्यू डेट पे हम लोग अपना पेमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट द बोरोअर एग्रीज दैट ए पर्टिकुलर एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट विल बी रियलाइज्ड एंड द प्रोसीड्स देयर फ्रॉम विल बी अप्लाइड टू रीपे द लोन। मतलब मॉर्गेज में जो हमारे पास मॉर्गेज में जो एसेट है, उस एसेट को बैंक या जो भी जिस लेंडर ने दिया है पैसा, वो यूज करके अपना पैसा वो रियलाइज कर सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, समटाइम्स कंपनी इशू देयर ओन डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। कंपनी क्या कर सकता है, अपना डिवेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे यूज कर सकता है फॉर ए लोन और फ्लक्चुएटिंग ओवरड्राफ्ट। मतलब कंपनी बैंक को क्या दे सकता है, बैंक को जो है अपना डिवेंचर दे सकता है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, लेकिन बैंक को इसके लिए क्या नहीं मिलेगा बोलो तो, इसके लिए बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली डिवेंचर होल्डर होने से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट, लेकिन बैंक ये मतलब कंपनी ये बैंक को डिवेंचर होल्डर की तरह इशू नहीं किया है, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू किया है, ठीक है। तो बैंक जरूरत पे जब जो है हम लोग का कंपनी डिफॉल्ट करेगा, तब बैंक को इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा, तब बैंक जो है डिवेंचर होल्डर होगा, लेकिन उसके पहले बैंक डिवेंचर होल्डर नहीं रहेगा। जैसे घर बैंक का है, मैंने होम लोन लिया है, घर बैंक का है, बैंक आके थोड़ी ना रह रहा है, ठीक है, रहना तो मुझे ही है। अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तब मुझे नोटिस भेजा जाएगा 4 बार 5 बार, फिर अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर मेरे से घर छीन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि 2 मिनट में आके कुछ कर लेता है, पहले तो नोटिस देता है, फिर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट उसमें इंटरेस्ट ऐड करके बोलेगा कि आपका इतना ड्यू हो गया, इतना ड्यू हो गया, फिर भी नहीं मानने से तब जाके होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, समटाइम्स कंपनी इशू देयर ओन डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज फॉर ए लोन। When the loan is repaid on the due date, these debentures are at once released with the main security. In case the company cannot repay its loan, अगर मान लो कंपनी अपना लोन सही से ही पे कर रही है तो फिर डिवेंचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर रही है, द इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यू डेट, ठीक है, तब कंपनी को उस डिवेंचर पे भी जो कंपनी ने बैंक को इशू किया था एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, उस पे भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले नहीं देना पड़ेगा। तो बोल रहा है द लेंडर बिकम्स द डिवेंचर होल्डर। देखो बोला है लेंडर बिकम्स द डिवेंचर होल्डर, पहले वो डिवेंचर होल्डर नहीं होता। जैसे घर बैंक के नाम पे ही है, पोजीशन मेरा है, हम रह सकते हैं, लेकिन बैंक आके थोड़ी ना रह लेगा कि भाई मेरे अंडर है ये घर, हम रह लेंगे। होम लोन में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन अगर हम पैसा नहीं दे रहे, ईएमआई नहीं भर रहे, तब तो बैंक बोलेगा कि हटो यहाँ से, ठीक है। तो वही बोल रहा है डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे था। लेकिन अगर बैंक जो कंपनी है वो अपना ईएमआई या फिर जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे नहीं कर रही है, तो देखो द लेंडर मतलब मान लो यहाँ पर बैंक या जो भी इंसान ने पैसा दिया था कंपनी को, बिकम्स द डिवेंचर होल्डर हु कैन एक्सरसाइज ऑल राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर। मतलब अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो बैंक वाला आके मेरे घर का राइट्स अपने तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं। The holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan but not on the debentures। बोल रहा है कि अगर डिफॉल्ट जब तक नहीं हो रहा है तब तक क्या बोल रहा है, होल्डर ऑफ सच डिवेंचर कौन है, मान लो बैंक है, ठीक है, इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। जो लोन बैंक ने दिया है किसको, कंपनी को, और उसके अगेंस्ट में क्या लिया है, कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर। मतलब कुछ सिक्योरिटीज है, एडिशन के तौर पे क्या ले रखा है, डिवेंचर, कि अगर आप अपना लोन का पैसा नहीं दिए तो आपने जो मॉर्गेज एसेट रखा है वो तो बेचेंगे, साथ ही साथ हम बन जाएंगे आपके कंपनी के डिवेंचर होल्डर, तब आप मुझे उस पे भी इंटरेस्ट दीजिएगा। लेकिन उसके पहले किस चीज पे इंटरेस्ट लगेगा, ओनली लोन अमाउंट पे, ठीक है। ये होता है कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसका 2 तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि पहला मेथड 1 बोल रहा है कि अंडर दिस मेथड नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिवेंचर। जब कंपनी एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज डिवेंचर इशू करेगी तो कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, नॉर्मली डिवेंचर इशू करने से क्या मिलता है, पैसा,
अब ये तो हम लोग पैसे के लिए इशू नहीं कर रहे, ये क्या है, एक पेपर है जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज कंपनी के पास पड़ा हुआ है। ये एक्टिवेट तब होगा अगर हम अपना पहला प्रॉमिस फेलियर करते हैं, तब एक्टिवेट होगा। तो इसके अगेंस्ट में कोई पैसा मिल रहा है नहीं, तो फिर इसीलिए बोल रहा है इसमें जब कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है तो इसका एंट्री मत करो, लेकिन इस बात का डिस्क्लोज करो बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या डिस्क्लोज करना है, द फैक्ट ऑफ डिवेंचर बीइंग इशूड एंड आउटस्टैंडिंग इज शोन बाय ए नोट अंडर लाइबिलिटी सिक्योर। तो ये हम बताते कैसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड है कि हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे, लॉजिक क्या है, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जस्ट इतना सा लिखना पड़ेगा तुम लोग को मेथड 1, फिर हम मेथड 2 भी बताते। बोला है एक्स लिमिटेड एक लोन लिया है आईडीबीआई बैंक से 1 करोड़ का, गिविंग एज कोलेटरल सिक्योरिटीज 1 करोड़ 50 लाख का डिवेंचर। तो ऑलवेज जो सिक्योरिटीज होता है वो लोन अमाउंट से ज्यादा ही होता है, क्योंकि लोन अगर 5 साल का है तो फिर टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से पैसे का वैल्यू तो कम होगा। तो अगर हम ज्यादा नहीं लेंगे तो फिर मतलब ज्यादा अमाउंट का वो लोग अगर मॉर्गेज नहीं रखेगा तो उनका तो लॉस है, पूरा पूरा लॉस है। अगर 10,000 का लोन है, 10,000 का ही मॉर्गेज रखेगा, 5 साल का लोन है, वो तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मॉर्गेज अमाउंट ज्यादा होता है। 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर को रखा गया है। अगर हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करके दिखाएंगे। अब कैसे दिखाना है वो हम बता देते, लिखो इलास्ट्रेशन 8। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे, डिवेंचर को कहाँ दिखाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरिंग। कैसा लोन है, सिक्योर्ड लोन है। कौन से बैंक से लिया है, आईडीबीआई लिखा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ डिटेल्स में लिख दिया। ठीक है, लोन कितने का लिया है, यहाँ देखो 1 करोड़ का, एक के बाद है 3 4 5 6 7 जीरो है। ये हो गया मेरा रुपीस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लिखना पड़ेगा कोलैटरली सिक्योर्ड बाय 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। जस्ट इसको डिस्क्लोज कर देना है, जहां लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखेंगे वहां लोन का अमाउंट ही लिखेंगे कि हम लोगों ने आईडीबीआई बैंक से इतने का लोन लिया है। अब ये लोन मॉर्गेज वाला है, मॉर्गेज में क्या रखा है हम लोगों ने, अगर इसके साथ कुछ और भी एडिशन रखा है तो लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कोलैटरली हम लोगों ने क्या रखा है, डिवेंचर रखा है। कितने का डिवेंचर, 150 लाख का डिवेंचर, 14% वाला, और डिवेंचर कैसा है, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, और एक मेथड 2 होता है, उसमें क्या करना पड़ेगा देख, बोल रहा है अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग एंट्री इज मेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर। अब इसमें हमें एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री क्या होगा, अब डिवेंचर इशू करने से एंट्री क्या होता है, बैंक टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, यही होता है। अभी तो हम लोगों ने यही किया, तो बैंक होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमें तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, डिवेंचर सस्पेंस, इसको बोलेंगे एक फेक अकाउंट। ठीक है, डेबिट तो कुछ करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या चीज को करेंगे, सस्पेंस, क्योंकि ओरिजिनली देखा जाए तो डिवेंचर इशू करके तो पैसा नहीं आ रहा है। तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग हमें लिखना है डिवेंचर सस्पेंस टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, ये मेथड 1। और मेथड 2 हमें रिकमेंड कर रहा है एंट्री करो, तो एंट्री ऐसे होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। बोलो अमाउंट कितना लिखेंगे, हाँ 150 लाख। अच्छा, अब ये तो एंट्री तो हो गया, लेकिन बैलेंस शीट में इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो देखो बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट में हम छोटा सा दिखा देते हैं तुम लोग को, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड है। ठीक है, सेकंड वाले केस में बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, एक्सट्रैक्ट बनेगा, रुपीज नोट नंबर
पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखो हम लोग के इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास शेयर कैपिटल अवेलेबल है ना कुछ और है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी सबसे पहले, क्योंकि लोन का बात हो रहा है। नॉन करेंट लायबिलिटी, उसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसका नोट नंबर बनेगा 1, ठीक है। और एसेट आ जाएगा नेक्स्ट में, एसेट में आ जाएगा नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट। फिर बी में पॉइंट 2 में आएगा करेंट एसेट, इसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यही पॉइंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो हम लोगों ने लोन लिया है तो कैश मिलेगा, इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, और अदर नॉन करेंट एसेट में क्या जाएगा वही हमें देखना है, ठीक है। तो चलो फटाफट नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बनाओ। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिखेंगे, सिक्योर्ड लोन, अभी भी लिखा था सेम वही चीज लिखेंगे। आईडीबीआई बैंक से लिया 100 लाख, और यहां पर हमें दिखाना पड़ेगा 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री पास किया है, डिवेंचर को रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर। 150 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 250 लाख। अगर हम लोग मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं तो डिवेंचर का भी एंट्री हुआ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये भी आ जाएगा। नोट नंबर 2 अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट, उसमें क्या आएगा बोल सकते हो, वो जो फेक अकाउंट बनाया हम लोगों ने, हाँ डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर तो ये याद रखना है, ये पूछ सकता है हमें कि डिवेंचर सस्पेंस बैलेंस शीट में किस जगह पे आता है। इशू ऑफ ₹150 लाख, 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। और नोट नंबर 3 लास्ट यही वाला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग भी फिलहाल लिख सकते हो। कैश एट बैंक होगा, बोलो कितना बैंक में कितना अमाउंट दिखेगा, जितने का लोन लिया है आईडीबीआई बैंक से, ये थोड़ी ना दिखेगा 150 लाख, वो तो फेक एंट्री है। कितना हो जाएगा 100 लाख। 100 लाख का लोन लिया, लोन लेने का एंट्री हमें बोला नहीं है करने के लिए, लोन लेने का एंट्री होता है बैंक टू लोन, बैंक टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। अब ये सब पोस्ट कर दो, नोट नंबर 1 2 3 सारा जहां जहां पोस्ट करना है, ठीक है। तो 1 में पोस्ट होगा 250 लाख, यहाँ पर 1 में पोस्ट हो जाएगा 250 लाख, और 2 में पोस्ट होगा 150 लाख, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 वाले में पोस्ट होगा 100 लाख, ऐड कर लो टैली हो जाएगा। भले ही एक्सट्रैक्ट है लेकिन जो भी पॉइंट अवेलेबल है उससे हमारा ये टैली हो जाएगा, ठीक है। और बस इस तरीके से दिखाना है। तो ये दोनों मेथड हमें ध्यान रखना है कि कौन से मेथड से कैसे फॉलो करना है। तो अब जैसे क्वेश्चन हमें बोलेगा, कुछ नहीं बोले तो दोनों ही दिखा के आ सकते हो अगर छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय मैम। हाँ। बाय मैम।